दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उनका जो है सो हम लोग समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने संसाधन एवं विकास को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं किया जो कि हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, जो 1 से लेकर 12 तक का था। तो जाके देख सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, वहाँ जाके आप जो है सो 1 से लेकर 12 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ही बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, पढ़कर मज़ा आ गया दोस्तों, है ना। आप लोगों जाके देखिए और उसको अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आप लोग का क्वेश्चन बैंक 2023 में छपा है। ठीक है, देखिए इसमें ना आप लोग का आंसर भी साथ में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर तो दिया रहता है, लेकिन अगर आप समझ जाते हो तो मेन प्रॉब्लम होता है समझना। ठीक है, क्वेश्चन तो कहीं भी छपा रहता है, उसका आंसर भी दिया रहता है, लेकिन जो मैन जो होता है वो उस क्वेश्चन का आंसर को पढ़ के और अपने से समझ लेना, ये जो है सो अपने आप में बड़ी बात होती है। ठीक है, तो मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से जो है सारी क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनके सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो का अंत होते होते आप लोग जो है सो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपका मानव निर्मित संसाधन के 5 उदाहरण दें। ठीक है, कि मानव निर्मित संसाधन है उनका 5 उदाहरण देना है आपको। ठीक है, तो कौन कौन हो जाएगा आपका? उद्योग हो जाएगा। ठीक है, अब उद्योग क्यों होगा, है ना। सभी क्वेश्चंस जो आंसर दिया है उसका हम लोग वाई जानेंगे, क्यों होगा, है कि नहीं। तो उद्योग क्यों होगा? क्योंकि उद्योग जो है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो किसने लगाया है? मानव ने लगाया है। ठीक है, और हम लोग क्या समझते हैं, मानव निर्मित संसाधन उसी को कहते हैं जो मानव ने बनाया हो। ठीक है, तो उद्योग किसने बनाया है? मानव ने बनाया है। ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, इन सभी का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। ठीक है, दूसरा है मशीनें। अब मशीन का निर्माण किसने किया है? मशीन का निर्माण भी तो आदमी ही किया है ना, वो प्राकृतिक से बनकर थोड़ा ना आया है। ठीक है, अभी जो आप इस मोबाइल जो आप अपने फ़ोन में देख रहे हो मोबाइल, ये वो भी तो एक मानव निर्मित संसाधन है, क्योंकि एक मानव ने ही मोबाइल को बनाया है ना। दूसरा है मकान। अब जिसमें घर में रहते हो, जिस स्कूल में पढ़ते हो, उसका निर्माण भी क्या कौन किया है? एक मानव ने ही किया है ना, तो इसका वो भी हो जाएगा। और बांध, जो बांध बनते हैं बड़े बड़े, वो भी जो है सो निर्माण मानव ने किया है। और परिवहन के साधन जैसे बाइक हो गया, है ना, कार हो गया, रेलगाड़ी हो गया, इन सभी का निर्माण किसने किया है? एक मानव ने ही किया है। ठीक है, तो इन सभी का जो आंसर हो जाएगा वो 5 एग्जाम्पल्स बहुत ही आसान है, आप लोगों को दे देना है। ठीक है, अगर ऐसे ही पूछ दिया प्राकृतिक संसाधन का, तो आप लोग अच्छे तरीके से दे सकते हो, यानी कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, ठीक है, गॉड गिफ्टेड है, उन सभी का 5 एग्जाम्पल्स आपको दे देना है अगर आप प्राकृतिक संसाधन के बारे में पूछे तो। यहाँ पर पूछा है मानव निर्मित संसाधन, इसलिए इस मानव निर्मित संसाधन का दिया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप ऑप्शन एग्जाम्पल्स दे सकते हो। दूसरा है जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं दोस्तों? मैंने आप लोगों को बताया था कि गंगा द्वारा जितने भी लाए गए, है ना, निक्षेपों से है सो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा नदी जो निकलता है, जो उत्तरी मैदानों में पहुंचता है, तो वो अपने साथ बहुत सारे निक्षेप लाता है। ठीक है, जिसे हम लोग, है ना, जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी किसे किसे कहा जाता है? चलिए अब इसको किस प्रकार लिखा गया है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोग को बताया कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब इसको आप अपने शब्दों में जिस प्रकार लिखिएगा ना, उस प्रकार आपको आंसर मिलेगा, है ना। एग्जाम में जो है सो अपने शब्दों में ही लिखा जाता है आंसर को। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ठीक है, इसलिए आपको अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? जो नदी द्वारा जितने भी लाए गए निक्षेप होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है? मतलब कि जो लेटेराइट मिट्टी है, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर पूछा लेटेराइट मिट्टी, तो हो सकता है काली मिट्टी के बारे में पूछ सकता है कि काली मिट्टी के किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो सभी मिट्टी का उसमें किन किन फसलों का जो है सो उपजाऊ होता है, वो भी आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, अभी फिलहाल समझते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। तो वो है दोस्तों आपका लेटेराइट मिट्टी जो है सो काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे जो अधिक उपजाऊ होता है लेटेराइट मिट्टी में, वो होता है काजू की फसल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की है।
तो आयु की आधार पर दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है जो वो दो प्रकार की है, ठीक है। पहला आपका खादर, दूसरा आपका बांगर, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नए जलोढ़ को क्या नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे ना कि नए जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपको खादर, ठीक है, और पुरानी जलोढ़ को बांगर, ठीक है। तो वही यहाँ पर पूछा है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी को किस प्रकार, कितने प्रकार हैं, तो वो है आपका दो, क खादर और ख आपका है बांगर, ओके। तो यही जो है सो जलोढ़ मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है, पहला आपका है खादर और दूसरा है बांगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि काली मिट्टी के किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी मिट्टी है सभी में कौन सा फसल उपयुक्त मानी जाती है, आपको याद रखना है, और क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है। पहला है काली, तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी जो है सो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। और लेटेराइट मिट्टी जो है सो किसका होता है, वो होता है काजू का, ठीक है। और काली मिट्टी किसका होता है, तो वो होता है आपका कपास की खेती के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का होना आवश्यक है। मतलब जो राष्ट्रीय वन नीति बना, कब बना, 1952 में, ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन इससे और भी निकल गया कि अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुआ, मतलब बना था, तो वो हुआ था 1952 में, ठीक है। 1952 के द्वारा निर्धारित कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वो पर वन होना आवश्यक है, तो कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन होना आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। कितने प्रतिशत, तो वो 33% जो है सो भौगोलिक क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। 1952 के निर्धारित किया गया है कि 1952 के तहत जो है सो 33% भौगोलिक क्षेत्र में वन होना आवश्यक है, ठीक है। इसमें बहुत ही क्वेश्चन जो है सो आसान आसान पूछा है दोस्तों, और आप लोग को एग्जाम में भी बहुत आसानी पूछेगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बस ये था, ज़्यादा जो क्वेश्चन इसमें नहीं था अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। आपका जो है इसमें 1 2 3 4 5 है ना, 6, टोटल 6 क्वेश्चन था, जो कि आशा करते हैं कि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, ठीक है। इसी प्रकार सभी कर एक एक करके हम लोग समझेंगे, और इस जो है सो जितने भी सब्जेक्ट है ना, जितने भी क्वेश्चन बैंक द्वारा निकाला गया है सोशल साइंस में, सभी का जो एक एक करके समझ के उसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को फोड़ के रख देंगे, फुल में फुल मार्क उठाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा है ना। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, है ना। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ आपको समझ में ना आए, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।